नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नजरिया। बजट 2024 के विश्लेषण में आज के एपिसोड का विषय है दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर नियम में परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो बजट 2024 में प्रावधान किया गया है, जो चेंजेस किए गए हैं, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 2024-25 के बजट के अनुसार हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है, लेकिन इंडेक्सेशन कास्टिंग का समायोजन हटा दिया गया है, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन महंगाई के अनुसार, इन्फ्लेशन के अनुसार जो उसकी प्रेजेंट कॉस्ट काउंट होती थी उस नियम को हटा दिया गया है और जो एक्चुअल कॉस्ट है एट द टाइम ऑफ परचेज वही काउंट होगी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गेन आउट ऑफ द सेल ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इस बदलाव से संपत्ति में निवेश और बिक्री खरीद करने वालों को भारी नुकसान होगा। इसे समझने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडेक्सेशन होता क्या है और संपत्ति बिक्री खरीद पर किस प्रकार टैक्स लगता है। किसी भी संपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर लगाया जाता है, यानी कि कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। पूंजीगत लाभ कर यानी कि कैपिटल टैक्स गेन दो प्रकार का होता है, एक अल्पकालिक पूंजीगत लाभ यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर। यदि आप अपनी संपत्ति खरीद के 2 साल के भीतर बेचते हैं तो अल्पावधि पूंजीगत लाभ लागू होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और यदि आप अपनी संपत्ति खरीद के 2 साल के बाद बेचते हैं तो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अन्य आय के रूप में आपकी आय में जुड़ जाता है, जिस पर आयकर स्लैब के अनुसार आयकर लगाया जाता है। प्रॉपर्टी की कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन के लिए उस प्रॉपर्टी पर खर्च किया गया रेनोवेशन चार्जेस, ट्रांसफर फीस, ब्रोकरेज इत्यादि उसके कॉस्ट में जुड़ जाते हैं। आइए इस पूरे प्रोसेस को एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपने जून 2023 को 30 लाख रुपए की लागत से कोई संपत्ति निवेश के लिए खरीदी थी, जिसकी खरीद के लिए आपने 30,000 रुपए की ब्रोकरेज दी यानी कि कमीशन दी। अब आपने इसके सुधार यानी कि रेनोवेशन और इम्प्रूवमेंट के लिए 5 लाख रुपए खर्च किए और आपने इस संपत्ति की ट्रांसफर फी के रूप में 1,80,000 रुपए का भुगतान किया, यानी कि ये सब मिलाकर के हो जाता है 30 लाख जमा 5 लाख जमा 1.8 लाख जो कि आपने ट्रांसफर फीस दी और 30,000 एज ब्रोकरेज, यानी कि इसकी टोटल कॉस्ट वैल्यू बन जाती है उस प्रॉपर्टी की 37.10 लाख, यानी कि 37,10,000 रुपए। अब यदि आप इस संपत्ति को 40 लाख रुपए की कीमत पर आज बेचते हैं तो इस संपत्ति से होने वाला लाभ अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के अंतर्गत आएगा, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में आएगा, क्योंकि अब तक इस संपत्ति की खरीद के 2 साल पूरे नहीं हुए। मान लीजिए इस संपत्ति की बिक्री के लिए आपने 40,000 रुपए का ब्रोकरेज फीस भी दिया, तो अब इस संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ यानी कि कैपिटल गेन होगा 40 लाख रुपए माइनस 37,10,000 रुपए और माइनस 40,000 रुपए जो कि आपने बिक्री के समय ब्रोकरेज दिया, जो बनता है 2,50,000 रुपए। यानी कि इस प्रॉपर्टी को बेचने से आपको कुल 2.5 लाख रुपए का गेन हुआ। इस संपत्ति की बिक्री से प्राप्त यह अल्पकालिक पूंजीगत लाभ आपकी आय में जुड़ जाएगा और आयकर की स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार इस पर आपको टैक्स लगेगा। उदाहरण के लिए यदि इस पूंजीगत लाभ के अलावा आपकी आय 5 लाख है तो इस पूंजीगत लाभ को जोड़ने पर आपकी कुल आय 5 लाख प्लस 2.5 लाख यानी कि 7.5 लाख हो जाएगी और आयकर की गणना उसी के अनुसार की जाएगी। यदि संपत्ति खरीद के 2 साल बाद बेची जाती है तो लाभ को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आयकर की बजाय एक अलग कर लगाया जाता है जो पिछले वर्ष तक 20% की दर से लगता था, यानी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उससे अर्जित की गई आय आपकी इनकम में ना जुड़ करके एक अलग से उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि पिछले साल तक 20% था। 23 जुलाई 2024 को मोदी 3.0 सरकार द्वारा प्रस्तुत 2023-24 के बजट में इसे घटाकर 12.5% कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी की इंडेक्स वैल्यू पर कैलकुलेट होता था। यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी का मतलब है कि प्रॉपर्टी खरीद के साल से लेकर के अब तक जितना इन्फ्लेशन हुआ यानी कि महंगाई हुई उसके अनुसार जो उसकी फेयर वैल्यू बनती है मार्केट में
उसको काउंट किया जाता है। यानी बेचते समय खरीद मूल्य को मुद्रास्फीति सूचकांक के हिसाब से बढ़ा हुआ माना जाता है, जिससे पूंजीगत लाभ यानी कि कैपिटल गेन कम हो जाता है और इस प्रकार उसके ऊपर लगने वाला कर भी कम हो जाता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी को अगर आपने 30 लाख में जून 2023 की अपेक्षा जून 2022 में खरीदा था और आप इसे आज बेचना चाहते हैं, तो इस संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के अंतर्गत आएगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अब इसकी खरीद की तारीख से 2 साल पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर इंडेक्सेशन की भूमिका आती है, जो अल्पावधि पूंजीगत लाभ पर लागू नहीं थी। यानी कि जो इंडेक्सेशन वैल्यू है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लागू नहीं होती, वह केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ही लागू होती है। जैसा कि मैंने बताया, इंडेक्सेशन का अर्थ है संपत्ति के बाजार मूल्य में वृद्धि, जिसकी गणना मुद्रास्फीति सूचकांक यानी कि CII के आधार पर की जाती है। मुद्रास्फीति सूचकांक यानी कि CII की घोषणा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT द्वारा हर साल की जाती है। जैसे पिछले 12 वर्षों की CII का विवरण नीचे दिया गया है। 2024-25 में यह 363 है, 23-24 में यह 348 था, 22-23 में 331, 21-22 में 317, 20-21 में 301, 19-20 में 289, 18-19 में 280, 17-18 में 272, 16-17 में 264, 15-16 में 254, 14-15 में 240, 13-14 में 220। इस प्रकार से इसका जो बेस ईयर है वो 2001-2002 माना जाता है, जिसमें कि इसकी इंडेक्स वैल्यू 100 होती है। प्रॉपर्टी की इंडेक्स मूल्य यानी कि इंडेक्स वैल्यू की गणना इस प्रकार की जाती है: CII ऑफ द सेल ईयर डिवाइडेड बाई CII ऑफ द परचेज ईयर मल्टीप्लाइड बाई द एक्चुअल परचेज कॉस्ट। इसके अनुसार जून 2022 में जो आपने 30 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसकी आज की इंडेक्स्ड वैल्यू होगी CII ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 डिवाइडेड बाई CII ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल परचेज कॉस्ट, जो कि बनती है 363 डिवाइडेड बाई 331 गुना 30 लाख, जो कि कुल मिलाकर के हो जाती है 32.90 लाख, यानी कि 32,90,000 रुपये। पहले की तरह अगर आपने खरीद के लिए 30,000 ब्रोकरेज, नवीनीकरण यानी कि रेनोवेशन के लिए 5 लाख और ट्रांसफ़र फीस के रूप में 1,80,000 का इसी प्रॉपर्टी पर भुगतान किया है, तो इस प्रॉपर्टी की कुल इंडेक्स्ड वैल्यू बन जाएगी 32,90,000 जमा 5 लाख जमा 1,80,000 और जमा 30,000, यानी कि टोटल वैल्यू बन जाएगी 40 लाख रुपए। जबकि इसकी नॉन इंडेक्स्ड वैल्यू बनेगी 30 लाख जमा 5 लाख जमा 1,80,000 और 30,000, यानी कि 37,10,000 रुपये। अब यदि आप इस संपत्ति को 45 लाख रुपए की कीमत पर बेचते हैं और इसकी ब्रोकरेज के रूप में 45,000 रुपये देते हैं, तो इंडेक्स्ड लागत के आधार पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ बन जाएगा इस प्रॉपर्टी का, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो इस प्रॉपर्टी का बनेगा वो होगा 45 लाख माइनस 40 लाख माइनस 45,000 रुपये जो आपने ब्रोकरेज दिया है, यानी कि ये वैल्यू बनेगी 4,55,000 रुपये। और अगर इसी प्रॉपर्टी की नॉन इंडेक्स्ड वैल्यू के हिसाब से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करें तो वो बनेगा 45 लाख माइनस 37,10,000 रुपये नॉन इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और माइनस 45,000 रुपये ब्रोकरेज, यानी कि टोटल वैल्यू बन जाएगी 7,45,000 रुपये। अब इस प्रॉपर्टी की हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करें पुराने रेट के हिसाब से, जो कि 20% था और इंडेक्सेशन भी लगता था, तो उस हिसाब से इस प्रॉपर्टी की जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो होगा 20% ऑफ 4.55 लाख, यानी कि 20% ऑफ 4,55,000, जो कि बन जाएगा 91,000 रुपये। और अगर हम नए रेट के हिसाब से जो कि 12.5% है और उसमें इंडेक्सेशन शामिल नहीं है, यानी कि इंडेक्सेशन को हटा दिया गया है, उसके हिसाब से अगर इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो हमें गेन हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, उसको कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा 12.5% ऑफ 7,45,000, जो कि बन जाएगा 93,125 रुपये। यानी नए कर के हिसाब से टैक्स बनता है 93,125 रुपये और पुराने के हिसाब से बन रहा था 91,000 रुपये, यानी कि यहाँ पर हमें 2,125 रुपये का
नुकसान होता है। यानी कि नए कर नियम के अनुसार से 2 साल पहले खरीदी हुई प्रॉपर्टी पर भी हमें नुकसान हो रहा है। ये तो हमने प्रॉपर्टी वो वाली काउंट करी थी जो 2 साल पुरानी थी। अब मान लो कोई आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो 10, 12, 14 साल पहले की पड़ी हुई है, तो थोड़ा सा उसको भी कैलकुलेट करते हैं कि उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब आइए मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए की लागत से खरीदी थी आज से 11 साल पहले, यानी कि मान लो कि 2013-14 में आपने 30 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी। कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए बाकी खर्चों को थोड़ी देर के लिए आप नज़रअंदाज कर दें, तो आपको इस 30 लाख के ऊपर जो इंडेक्स्ड कॉस्ट बनेगी, यानी कि जो आपकी बढ़ी हुई कीमत बनेगी आफ्टर इंडेक्सेशन एज ऑन डेट, आज की डेट में वो बनेगी 363, जो कि आज का इंडेक्स वैल्यू है, CI वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 220 जो कि 2013-14 की इंडेक्स वैल्यू थी, मल्टीप्लाइड बाई 30 लाख जो कि बन जाएगा 49,50,000 रुपये, यानी कि 49.5 लाख रुपये। तो कि ये 12 साल पुरानी 30 लाख की थी, तो नेचुरल सी बात है कि आज की डेट में इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। तो मान लो कि आज की इसकी वैल्यू के हिसाब से आपने इस प्रॉपर्टी को 70 लाख रुपए में बेचा है, तो उस 70 लाख रुपए की सेल कॉस्ट के हिसाब से अगर हम इंडेक्स्ड वैल्यू पर पुरानी रेट के हिसाब से इसका टैक्स कैलकुलेट करें, यानी कि 20% के हिसाब से जो पुराना रेट था उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें, तो वो बनता है 20% ऑफ 70 लाख सेल वैल्यू माइनस 49.5 लाख जो उसकी इंडेक्स्ड परचेज वैल्यू, ये बन जाता है 4.1 लाख, यानी कि 4,10,000 रुपये। जबकि नॉन इंडेक्स्ड मूल्य पर अगर हम आज का रेट जो कि 12.5% है उसके अनुसार अगर हम टैक्स लगाएं तो वो बनता है 12.5% ऑफ 70 माइनस 30, क्योंकि 70 सेल वैल्यू एंड 30 लाख परचेज वैल्यू, एक्चुअल परचेज वैल्यू विदाउट इंडेक्सेशन, तो ये बन जाता है 12.5% ऑफ 70 माइनस 30 लाख, यानी कि 5 लाख रुपीज़, यानी कि ये आपका टैक्स बन जाएगा 5 लाख रुपये। यानी यहाँ नए कर नियम के अनुसार 5 लाख रुपए आपका टैक्स लगता है, जो कि पुराने टैक्स नियम के अनुसार 4,10,000 से 90,000 रुपये ज़्यादा है। यानी कि इस अवस्था में, इस कंडीशन में आपको नए टैक्स रूल के हिसाब से नुकसान हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी जितनी पुरानी होगी उसका नए टैक्सेशन के हिसाब से, नए टैक्स रूल के हिसाब से टैक्स में आपको उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। इस नए नियम से रियल्टी मार्केट में तो भूचाल मचा ही हुआ है। विपक्ष भी सदन के बाहर और सदन के अंदर हंगामा मचा रहा है। इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। रिस्टोर इंडेक्सेशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस देश में इंडेक्सेशन हटाकर हम इन्वेस्टर क्लास को डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इंडेक्सेशन हटाना टैक्स लगाना नहीं है, इन्वेस्टर्स को पीनलाइज करने जैसा है। इससे रियल्टी शेयर इंडेक्स में भी 5 से 10% की गिरावट देखी गई है। आने वाले समय में रियल्टी मार्केट पर इस नियम का, इस नए नियम का और ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। प्रॉपर्टी में तो वैसे भी काला धन बहुत होता है। जो प्रॉपर्टी आप 30 लाख की खरीदते हैं उसमें मोर देन 50% काला धन होता है, यानी कि ब्लैक मनी होती है। तो इस नियम के आने से ऐसी अपेक्षा है कि प्रॉपर्टी में काला धन आने की और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। 1/4/2001 यानी कि जो इंडेक्सेशन का बेस ईयर था उससे पहले खरीदी हुई प्रॉपर्टी को 1/4/2001 तक की इंडेक्स्ड वैल्यू के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन होगी। यानी कि कोई प्रॉपर्टी अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है, मान लो 1990 में खरीदी है या फिर 1995 में खरीदी है, तो उसकी कॉस्ट जो है 1 अप्रैल 2001 तक जो इंडेक्स्ड वैल्यू होगी वो काउंट होगी। अगर आपने इस टैक्स को बचाना है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बचाना है, तो वो बच सकता है अगर आपके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से कमाया हुआ या अर्जित किया हुआ गेन अगर आप प्रॉपर्टी को बेचने के 2 साल के भीतर एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, या फिर बेचने से 1 साल पहले तक भी अगर कोई आपने खरीदी हुई होती है, तो इस टैक्स से बचा जा सकता है। मेरे नज़रिए के अनुसार वित्त मंत्री को इसमें कुछ रियायत देनी चाहिए। अगर आपको भी मेरा नज़रिया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बजट 2024 के कुछ और खंडों पर मेरा विश्लेषण देखने के लिए देखते रहें मेरा नज़रिया बाई हरीश। धन्यवाद। जय हिंद।